हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ अभियंता यूकेपीएससी जेई में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला से, हम आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यू। मैं आपको आज लगभग 20 एमसीक्यू कराऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा जो टारगेट रहेगा यूकेपीएससी जेई का, देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो यूके पीएससी जी और साथ साथ में ए 2026, ठीक है। नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ महीनों बाद, यानी मई और जून में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, आपको पता ही होगा। जो हिंदी का पेपर होता है भैया, वो कितने मार्क्स का होता है सर? 100 मार्क्स का होता है। उसमें से जो हिंदी में हिंदी वर्णमाला है, इसमें से 13 क्वेश्चन आते हैं हिंदी वर्णमाला के, ठीक है। और 13 नंबर जो होंगे आपके, वो 100/100% ही होंगे। मैं आपको कराऊंगा, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे वो हिंदी माला से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, इससे क्वेश्चन कितने आएंगे? 13 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो वर्ण से रिलेटेड रहेगा। वर्णमाला परिभाषा रहेंगे एवं उसके भेद रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो रहा रॉ। रॉ का विवरण है, ठीक है। ये ऑप्शन है वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। बी है पार्श्विक, सघोष, स्पर्श, अल्पप्राण व्यंजन। सी है वर्तस्य, लुंठित, अघोष, महाप्राण व्यंजन। डी है वर्तस्य, संघर्षी, सघोष, महाप्राण व्यंजन। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि रॉ, सर रॉ क्या है चीज़ है? सर रॉ पार्श्विक है क्या? पार्श्विक है या लुंठित है? पहले आप बताओ। सर हमने कहा कि जो रॉ है वो क्या है, पार्श्विक है कि लुंठित है? सर रॉ जो है वो क्या है, एक लुंठित है, ठीक है। ये रॉ एक लुंठित है, पार्श्विक होते हैं लॉ, ठीक है। क्वेश्चन में आता, पेपर में आता है कि रॉ का विवरण है, हमने कहा जी लुंठित है, रॉ क्या है, एक लुंठित है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था इन्होंने, क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने ये ऑप्शन में लुंठित, हाँ तो सही है, ये लुंठित तो सही है। अब देखो ये वर्तस्य है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। हमने कहा कि ये सघोष भी हो सकता है, अल्पप्राण व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लुंठित भी है और वर्तस्य भी है, ये इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। प्रत्यन और अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद देखें। तो सबसे पहले अभ्यंतर प्रत्यन के आधार पर देखें। आपने स्वर के, देखो सबसे पहली बात यह है कि आपको स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है सर जी? स्वर की संख्या होती है 11, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं सर? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहले क्वेश्चन को पेपर में आता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या कहेंगे? 25 होती है। कौन कौन से? सर हमने कहा जी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसे बोलते हैं हिंदी में कचट तप। अब याद करने का ट्रिक है, कचट तप, ठीक है। यानी क मनी कंठ, तालु मूर्धा, तो आता है दंत और ये प आता है ओष्ठ, ठीक। अब देखो, जैसे है कंठ, ये होता है कंठ,
ये होता है तालु, ये होता है मूर्धा, ये होता है दंत, ये होता है ओष्ठ। ठीक है। पूछेगा कि भैया स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है। हमने कहा कि भैया 25। कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है। और 20 से कभी भी ये पूछता है कि भाई स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, ये पूछेगा कि कंठ, जैसे उसने कहा कि गौ, ड, अणो और थ। पूछेगा कि कंठ, इसमें कंठ कौन सा है। पूछेगा इसमें कंठ कौन सा है। ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आप बोलेंगे गौ। ठीक है। डॉ कौन सा वर्ग में आता है? सर डॉ हमारे पास आता है मूर्धा में। अणो किस में आता है सर? ये आता है कंठ तालु मूर्धा में। थौ किस में आता है सर? ये भी आता है तुम्हारे पास दंत में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताते, उसकी बात आते हैं इस अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? सर हमने कहा कि य, र, ल, वो, ये हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन हमारे पास सौ, 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 हो, इनकी संख्या भी 4 ही होती है। य, र, ल, वो, ये क्या है? एक अर्धस्वर है। ठीक है सर। य, र, ल, वो एक अर्धस्वर है, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अब इसने कहा कि पार्श्विक, मैंने बताया पहले को आपको कि पार्श्विक जो होते हैं वो कौन से हैं। सर पार्श्विक हमारे पास ल होता है, और लुंठित या प्रकम्पित जो होता है वो र होता है। ठीक है। और अनुनासिक की बात करें तो नासिक प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण यानी पंचमाक्षर कौन कौन से? ये वाले पंचमाक्षर। ठीक है। कौन से सर? ड, ज्यों, अणो, न, म, ये क्या है? जितने भी पंचमाक्षर यानी हमारे पास क वर्ग के जो भी 5वां जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखें तो सघोष और अघोष होते हैं। ठीक है। अघोष और असघोष। पूछेगा कि अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। ठीक है। अघोष वे होते हैं जो पहला दूसरा वर्ग होता है, यानी पहला और दूसरा, यानी पहला दूसरा यानी 12, समझ ले 12, तीसरा चौथा पाँचवा। ठीक है। तीसरा चौथा और पाँचवा जो होते हैं वो हमारे घोष और सघोष होते हैं, और जो पहला दूसरा होता है वो अघोष होता है। राइट। पूछेगा और साथ साथ में देखना कि अघोष में कौन कौन से थे। 100, 100, 100। ठीक है। अघोष में आते हैं 100, 100, 100। अघोष में आते हैं य, र, ल, व, ह, सभी क्या होते हैं? स्वर सघोष होते हैं। और महाप्राण अल्पप्राण की बात करें तो क, ग, घ, ख, ग, यानी हमारे पास ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं महाप्राण, महाप्राण में 24 होते हैं, यानी दूसरा और चौथा वर्ग। और इसमें क्या होता है सर? पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ग होता है अल्पप्राण में। ठीक है। याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, ध्यान रखना। पूछेगा ये अघोष, अघोष और सघोष। ठीक है। अघोष कौन से वर्ग में आता है? सबने कहा जी पहला और दूसरा। सघोष कितने में आता है सर? 3, 4 और 5। सेम दैट अगर महाप्राण की बात करूं, महाप्राण कितने नंबर? 24 में महाप्राण आता है, यानी उल्टा हो गए 12 दूनी 24। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 1, 3, 5, ये क्या होते हैं सर? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण की संख्या में अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आप याद कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन में आता है कि अघोष का वर्ग जो होता है 12 होता है, महाप्राण का 24 होता है, और ये तो तुम्हें याद हो ही जाएंगे। ठीक है।
सगोज का 3, 4, 5 और इसका 135, राइट। याद करना इसको, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण। ठीक, काकल्या, जो काकल्या आता है उसमें व्यंजन जो होता है वो क होगा। ठीक है, कंठ में बात करें स्वर में ओ आ और विसर्ग वाले आते हैं, जबकि व्यंजन में कंठ वाले जो वर्ग बताए थे मैंने आपको कि कचट तप, तो क वर्ग जो होता है कंठ, क ख ग घ, और उसके साथ में हो भी आएगा। ठीक है, और तालव्य की बात करें तो स्वर आता है ई, तालव्य में स्वर ई आता है और इसमें चौ वर्ग कणी तालु, कंठ तालु। ठीक है, चौ चौ जो यो और सौ आएगा। ठीक है, उसी प्रकार मूर्धन्य में री आएगा और टो टो डो अणो कंठ तालु मूर्धा अणो अणोस। ठीक है, दंत्य में भी इस प्रकार से आएगा तो थो दो नो और सौ लो। ठीक है, उष्ट में ऊ आ हमारे पास यहाँ आएगा क्या स्वर और व्यंजन प फ व मो। ठीक है, कंठ तालव्य की बात करें तो ए आई, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आएगा पेपर में वो आएगा तुम्हारे पास ये वाला। ठीक है, पेपर में ज़्यादातर मैंने देखा यूकेपीएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा जा गया है, 100% पूछा गया है। कंठ तालव्य पूछेगा कि कंठ तालव्य कौन से वर्ण है, पूछ देगा कि ए आई ओ आओ, इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा, तो आप ए आई पे क्या करना, टिक मारना, राइट। एक नंबर तुम्हारा पक्का इसमें से आएगा, 100% बोल रहा हूँ। और एक तुम्हारा कंठोष्टे से आएगा। ठीक है, कंठोष्टे में भी सेम दैट यही पूछेगा कि कंठोष्टे कौन से, कंठोष्टे कौन है इसमें, ऑप्शन में ए आई ओ आओ दे देगा, क ख दे देगा, इस प्रकार का ऑप्शन देगा। तो आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है भैया, इसको आप 10 बार कॉपी में लिखिए और 100% ये क्वेश्चन आएगा, इस वर्ष भी आएगा, इसका आप गारंटी ले सकता हूँ मैं, आएगा 100% क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते हैं किस चीज़ की। सर हमने कहा कि भैया दंतुष्ट, दंतुष्ट क्या होता है सर, वो होता है, दंतुष्ट वो होता है। ठीक है, वर्तस्य तो ये होता है। ठीक है, ठीक है सर, 900 रो लो जो। अब बात करते हैं अयोग वहा। सर अयोग वहा क्या होते हैं सर, अंग अंग अहो, अंग और अहो, ये क्या होते हैं सर, अयोग वहा होते हैं। ठीक है सर, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं जिसमें, उसे हम अयोग वहा कहते हैं। ये वे ध्वनियाँ होती हैं जो न तो स्वर हो नहीं व्यंजन, ऐसी दो ध्वनियाँ ही हैं हमारे पास, कौन से, अनुस्वार। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, बात करते हैं हम किस चीज़ की, बात करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। सर कौन सा स्वर है जो युग्म है, जो अपभ्रंश है परंतु वर्णमाला में नहीं है। अपभ्रंश केवल 8 स्वर थे। ठीक है, कौन कौन से सर, ओ आ ई उ ए आई, ए आई नहीं था, ए और ओ था। ठीक है, जबकि ए आओ अपभ्रंश वर्ण में नहीं है। ठीक है, स्वर ये हमारे पास जो है वो अपभ्रंश वर्ण में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ये विद्वानों का कहना है कि विद्वान ने अपभ्रंश में 28 व्यंजन के अस्तित्व में स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें से 5 व्यंजनों का अभाव, डॉ ढ नौ सौ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं सर, 52 होते हैं। ठीक है, ठीक है, और हिंदी में जो स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी थी, 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। आपको व्यंजन को मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब देखो 41 व्यंजन किस प्रकार से हुए, ये आपको मैंने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, है कि नहीं। वर्णमाला किसे कहते हैं भैया, वर्गों, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 हमारे पास वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं।
41 क्या है, पूरे व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखना 11 + 41 करेंगे तो हमारे पास 52 आएगा, राइट। यानी हिंदी में लेखन के आधार पर 54 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, राइट। यानी कुछ विद्वान हमारे पास अनुस्वार और विसर्ग को ही अतिरिक्त वर्ण मानते हैं, जिससे कुल वर्णों की संख्या 54 भी हो जाती है कभी भी, राइट। ये बात ध्यान रखना कि 52 तो होते हैं, पर हमारे पास अंक की मात्रा और अंगों की मात्रा आ जाती है तो ये कभी कभी इनकी संख्या 54 भी होती है, विद्वानों को कहना है। पूछ रहा है कि भैया कि कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। मैंने आपको ऊपर से बताया था कि दंत्य कौन सा नहीं है। देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कचट तब पढ़ा होगा तुमने, क पेपर में लिखना क, च, ट, त, प। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत नहीं है, दंत नहीं है, दंत्य नहीं है। ठीक है, देखो दंत्य में आता है त, थ, त, थ, द, ध, न। तो है इसमें दंत्य है। ठीक है, ठीक है। थ इसमें, थ है इसमें, द है, द है, न है। तो ट जो वर्ग होगा, ट वर्ग, वो क्या है, दंत्य नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन में यही हमारे पास आंसर रहेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारे पास रहेगा कि वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड न हो। ठीक है, वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड ना हो, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, राइट। यानी वर्ण उस मूल को ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि मूल तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण के समूह के आधार पर वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या कहा जाता है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। तो आंसर रहेगा वर्ण। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। और ये देखो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, तो यूकेपीएससी जेईई में भी ये पूछा जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्ण दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो स्वर में और एक व्यंजन में। आपको पता ही होगा हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है, जिनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और टोटल मिलाकर ये हमारे पास देखा जाए तो व्यंजनों की संख्या 41 होती है। 41 और 11 को जोड़ो तो हमारे पास कुल संख्या कितनी थी, 52 होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाई भाषा की जो सार्थक और लघुत्तम इकाई है उसे हम किसे मानते हैं, ये पूछ रहे शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा। तो आंसर होगा शब्द। क्यों मानते हैं कि भाई भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को ही माना जाता है, राइट। उच्चारण की दृष्टि में भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से अगर बोलते हैं तो तब ध्वनि है, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थ बोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है, किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या है, एक शब्द हैं क्योंकि इनके सार्थक हैं, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। ये बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो आपने क्या करना है, शब्द पे टिक मारना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। किसमें सर, यूके, पीएससी, जेईई और एई में। कब आएगा, 2026 में। लिख के ले लो, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है,
ध्वनि। जब हम पैदा होते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होती है? ध्वनि से ही होती है, राइट। तो भाषा की सबसे छोटा इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य हो सकता है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध हो सकता है। पदबंध से छोटी इकाई अक्षर हो सकता है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि हो सकती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ध्वनि स्टार्ट होती है। ध्वनि के बाद क्या होता है? अक्षर। अक्षर के बाद पदबंध उपवाक्य के बाद वाक्य। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा मो, एवं 4 वर्ण हैं, तो र धन आ धन मो धन आ। देखो वर्ण विच्छेदन आता है तब आपके पास क्या कहेंगे? राम का वर्ण विच्छेदन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आप कह सकते हैं कि भैया कि र धन आ धन मो धन ओ, ये वर्ण विच्छेदन आपके आता है पेपर में। ये भी लगभग 3 क्वेश्चन हमारे पास वर्ण विच्छेदन से भी आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में आ चुका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा कि वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं भाई? तो वर्णों के हमारे जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजन की संख्या 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? सर मैंने कहा भी था तुम्हें कि हिंदी भाषा में जो वर्ण लिपियाँ होती हैं कितनी होती है सर जी? 52 होती हैं। तो 52 आपको मैंने बता भी थी। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण की संख्या 52। जैसे स्वर की संख्या कितनी? स्वर की संख्या 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है सर जी? व्यंजन की संख्या हमारे पास होती है 25। 25 पढ़ाया था आपको कि 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, हमारे पास 25 के उनकी व्यंजन होते हैं। और साथ साथ में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है सर? 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो 4 4 8 हो गया, 11 हो गया। तो अगर मैं बात करूं, ये कितने हो गए? 44 हो गए, है कि नहीं? कितनी हुई इनकी संख्या? पूरी 44 हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 44 ऊपर के हो गए। अब बात करते हैं आगे की ओर। तो हमारे पास जो संयुक्त व्यंजन है बेटा, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। और एक वाक्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन होते हैं। 44 तो हमने यहाँ ऊपर पढ़े, और साथ साथ में यहाँ 8 यहाँ पढ़ेंगे, तो कितनी हुई टोटल संख्या? 52 हुई थी। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन से? अक्षत्रज्ञों। पूछता है कि भाई संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो अनसंयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हुई? अक्षा, तरा, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, टोटल मिलाकर के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप से ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के जो हम लिखने वाले वर्ण को कहते हैं, हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, अगर वर्ण के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, कहीं विद्वानों के अनुसार तो 54 भी है, पर हम मानते हैं 52 ही हैं। पेपर में आएगा तो हम 52 पे ही टिक मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि भाई हिंदी, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहा हमारे पास? स्वर वर्ण, परिभाषा, भेद एवं संख्या। ठीक, हिंदी स्वर के प्रकार हैं। जो हिंदी में स्वर होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? कितने प्रकार के होते हैं? सर हमने कहा जी स्वर जो होते हैं, अगर मैं बात करूँ मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर तो ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, प्लुत स्वर हो गए। देखो सबसे पहला आता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर्ग,
उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, उसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है सर जी? 3 होती है। आगे आपको डिटेल समझाऊंगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है भैया? 13 होती है। 11 पे टिक मत मारना, 13 होती है इनकी संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 13 होती है। देखो अभी यहाँ पर मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जैसे मैंने कहा कि हर्ष स्वर में कौन आते हैं सर? अ, ई, उ, री। ठीक उसी प्रकार से दीर्घ स्वर में जो आते हैं वो आ आता है, बड़ा ई आता है, बड़ा ऊ होता है। ये सब हमारे पास क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और संयुक्त स्वर में जो आते हैं बेटा, दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा स्वरों के मिलकर बनने वाले संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ई हो गया, आई होगा, ऊ आ होगा, ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, और अंग अंग हो तो हमारे पास आयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, पूछता यही है ज़्यादातर पेपर में, 100% पेपर में आता है। पिछली बार यूकेपीएससी जेईई में भी पूछा गया था कि संयुक्त स्वर, यूकेपीएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अब बताओ कौन सा स्वर नहीं है? स्वर कौन से होते हैं? ओ आ, ई उ री, ए आई, ओ औ। तो स्वाभाविक बात है, इसमें आपको पता ही चल रहा होगा, ऊ ए ओ, ये सब क्या है? स्वर है। जो ये क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है भैया। जो एक व्यंजन है, कौन सा पंचमाक्षर आपने देखा होगा, नासिक के व्यंजन उसके अंतर्गत आता था। मैंने कहा भी था आपको कि जो हमारे पास स्पर्शी व्यंजन की संख्या जो 25 थी, उसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, उष्ट में जो पंचमाक्षर होते थे, कचट तब के लास्ट अक्षर, 5वां जो अक्षर होता था, वही हमारे पास क्या है? एक नासिक व्यंजन है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है कि भैया ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। किस प्रकार के स्वर हैं? अर्ध संवृत, विवृत, संवृत, अर्ध विवृत। तो ध्यान रखना कि भैया कि संवृत स्वर कौन से होते हैं? संवृत जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण मुख द्वारा लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या रहता है? लगभग क्या रहता है? बंद रहते हैं। ई, जैसे अब देखो ई उ उ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? संवृत स्वर हैं। ठीक है, और अर्ध संवृत की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए ओ, इस अर्ध संवृत हैं। री स्वर है, 17वां क्वेश्चन है भैया कि री स्वर है। री क्या है सर? एक संयुक्त स्वर है, प्लुप्त स्वर है, दीर्घ है, हस्व स्वर है, हस्व हस्व। ठीक है, हस्व स्वर है जो मूल स्वर भी कहते हैं इसे, तुमने एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इसे। ठीक है, या मैंने आपको बताया था कि हस्व स्वर, हस्व स्वर तो आपको पता है, पढ़ाया था हमने कि भैया कि सेम अ ई उ री, ये सब क्या है? हस्व स्वर है। दीर्घ स्वर की बात करूँ तो आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, और अंग हो जो मैंने बताया था आपको बताया था, अंग हो क्या है? अंग अह हमारे पास क्या है सर? अंग अह हमारे पास क्या है सर? अयोग वहाँ हैं। क्या है? अयोग वहाँ हैं, अंग अह। ठीक है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कौन स्वर नहीं है? अब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भैया, कौन स्वर नहीं है? अब पता ही चल रहा होगा आपको कि ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, स्वर हमारे पास ओ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये हमारे पास स्वर हैं। राइट, यानी उपयुक्त विकल्पों में बहुत स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। राइट, पढ़ाया था आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, उसी में अंतर है। प वर्ग में आता है, ये तृतीय वर्ण है।
जिसका उच्चारण हम स्थान हमारा ओष्ठे होता है, राइट। ये पता है, सब बता रखा मैंने आपको। इनमें से री क्या है? अब बताओ री क्या है सर? संयुक्त व्यंजन है, दोनों व्यंजन। देखो व्यंजन संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। व्यंजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। व्यंजन तो हो ही नहीं सकता ये। देखो मैंने आपको पढ़ा था कि ओ आ ई ओ री, ठीक है, ए आई ओ औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। तो स्वाभाविक बात है ये स्वर ही होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। अब बार बार डिस्कस नहीं करूँगा इनके बारे में कि स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा, आपको पता ही होगा। 20वां क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। इनमें से किस शब्द को री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा किस में हुआ? रिपु में हुआ है नाजी, क्रिया में हुआ नाजी, वर्षा में हुआ नाजी, वृष्टि में हुआ सही। तो वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द जैसे कृतज्ञ हो गया, कृष्ण हो गया, सृजन हो गया, ये हमारे पास क्या सर? री की अंतर्गत आया करते हैं, ठीक है सर। ध्यान रखने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे जो हमारे पास रहेगा UKPSC जेई, UKPSC जेई 2026 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको लाऊंगा, और साथ साथ में आपको नोट्स भी दूंगा मैं वीडियो के माध्यम से। नोट्स जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा महसूस होगा, ठीक है। आपको पूरा डिटेल्स नॉलेज मिलेगा और आपको बहुत अच्छा नंबर भी लाना है इस वर्ष 2026 में, राइट। ये 100 नंबर का पेपर होगा तो लगभग 90+ जो रहेंगे क्वेश्चन वो मेरे यही इस सब्जेक्ट से रहेंगे और मेरे ही वीडियो से रहेंगे। फोकस से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, राइट। दिमाग लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।